बचपन से ही आरोही को अपने पिता की तरफ से बस एहसान मिला। अनन्या थी उनकी लाडली और आरोही बस एक परछाई। और फिर आई वो रात जब आरोही को शादी के बंधन में बांध दिया गया विक्रम के साथ, एक कुरूप अपाहिज के पल्ले। पर आरोही की किस्मत ने एक नया मोड़ ले लिया। विक्रम के बदसूरत चेहरे के पीछे छुपा था दुनिया का सबसे हैंडसम और अमीर आदमी। एक कहानी जो न सिर्फ देश पर दुनिया को सुननी चाहिए। ये है आरोही और विक्रम की कहानी। तेरी सुहागरात तो आज बहुत अच्छी होगी ना, इस अपाहिज और बदसूरत आदमी के साथ। बहुत मजा आएगा दीदी आज तुम्हें, तुम्हारी सुहागरात पे। तो ये मत समझना कि तेरी शादी हो गई है तो तुम मुझसे बच गई। अभी तो बस तेरी शादी करवाई है इस बदसूरत और अपाहिज इंसान से। तेरा वो हश्र करूंगी मैं जिससे तेरा इंसानियत पे से भरोसा उठ जाएगा। आरोही के पास चुपचाप सुनने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। अब वहां जाकर कोई नाटक ना करना। जब तक तेरा पति विक्रम मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे देता तब तक। अगर तेरी वजह से कुछ भी गड़बड़ हुई तो तू तेरी माँ का चेहरा कभी नहीं देख पाएगी। आरोही ने अपने पिता की बात भी सुन ली। सौतेली बहन और पिता के बाद अब बारी थी सौतेली माँ की। देख बेटा, वहां जाके हमें भूल मत जाना, हाँ? और ससुराल में जो कुछ भी मिले ना तुरंत हमें भेज देना, वरना तुझे तो पता ही है क्या हाल होगा, है ना बच्चे? शादी के बाद आरोही अपने पति विक्रम के अंधेरे कमरे में गई। सिर्फ एक लाल रोशनी में विक्रम बेड पर लेटा था। उसने आरोही को अपनी ओर खींचा तो आरोही उसका चेहरा देखकर हैरान रह गई। वो बहुत खूबसूरत चेहरा था, जैसा लोग कहते थे, बिल्कुल उसके उलट। और आरोही को उसने कुछ पेपर दिए। ये देख आरोही हैरान रह गई। आप हाँ, यही है मेरा असली चेहरा और मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूं। तुमने मेरे बारे में लोगों से सुना होगा कि मैं अपाहिज हूं और बदसूरत, लेकिन ये मेरा सच है। ये लो, इन पेपर्स पर साइन कर दो। ये क्या है? हमारी शादी का कॉन्ट्रैक्ट, 100 दिनों का। कॉन्ट्रैक्ट? शादी का? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट। इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात तुम भी जानती हो कि तुमने ये शादी ना मुझसे प्यार के लिए की है, ना मैंने तुमसे। तो साइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और हाँ, फिक्र मत करो, हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट पूरे होते ही मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम्हारी बाकी की जिंदगी बहुत ही ऐशो आराम में कटेगी। क्यों कर रहे हैं आप ये? तुम्हारी इस बात का जवाब नहीं देना चाहता था। और हाँ, तुमने मेरे बारे में लोगों से सही सुना। जो इंसान मुझे ज्यादा समझ नहीं आता, वो इस दुनिया में ज्यादा दिन टिकता नहीं। जस्ट साइन दीस। डराने की कोशिश कर रहे हैं आप मुझे? कोई जरूरत नहीं है। पेपर साइन करना है ना, मैं कर देती हूँ, लेकिन डर के नहीं, अपनी मर्जी से करती हूँ। और आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी आपसे शादी नहीं करनी थी, लेकिन जब ये रिश्ता आया मुझे हाँ कहना पड़ा, आपसे शादी करनी पड़ी। इसलिए मुझे कोई रकम देने की जरूरत नहीं है, मैं अपना पेट खुद पाल सकती हूँ। अब बेफिक्र रहिए। सुबह आरोही को उसकी सास इंद्रानी ने उसके मायके भेज दिया शादी के कुछ रस्म के लिए। दूसरी तरफ आरोही की बहन अनन्या आरोही के इंतजार में थी। हेलो राघव, तुम्हारी आरोही आ रही है अकेले रस्म निभाने के लिए। बढ़िया मौका है तुम्हारे पास। मायके पहुंचकर जब आरोही अपने कमरे में पहुंची तो उसके पैरों तले से जमीन सरक गई। राघव, तुम? मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है, तो बधाई देने चला है। वैसे सुना है कि तुम्हारा पति अपाहिज है, बड़ी दुख की बात है। वैसे तुम सुहागरात तो नहीं बना पाई होगी तुम, है? मैंने सोचा मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं।
राघव आरोही की तरफ बढ़ने लगा। हाँ? आरोही राघव के नीच इरादे भाप गई थी। हालांकि इससे पहले वो कुछ कर पाती, राघव का हाथ आरोही के कंधे पर था। तो शुरू करें क्या? राघव आरोही को चूमने के लिए अपना मुंह उसकी तरफ ले जाने लगा। तभी अचानक उसके मुंह से एक कराहती हुई चीख निकली। राघव के सर पर किसी ने पीछे से जोर से वार किया। ये कोई और नहीं, विक्रम था, जो व्हील चेयर पर बैठा था। उसने अपने वफादार चरण को हुक्म दिया। चरण, इन सब के हाथ काट दो और शरीर का वो हिस्सा भी जिससे इनकी गंदी नस्ल आगे बढ़ती। विक्रम आरोही को राघव से बचाकर अपने घर ले आया, लेकिन जब वो विक्रम के बेडरूम में जाने लगी, तभी विक्रम के वफादार चरण ने उसे रोक लिया। आप अंदर नहीं जा सकते। सरकार का हुक्म है कि आप उनके बेडरूम में कभी नहीं जाएंगे। ये सुनते ही आरोही का गुस्सा मानो 7वें आसमान पे पहुंच गया। इसलिए वो अपने आप को रोक नहीं पाई और तीखी आवाज में कहा, ठीक है, नहीं जाऊंगी। मुझे भी कोई शौक नहीं ऐसे खड़ूस नकचुड़े इंसान के साथ एक ही कमरे में रहने का। ये बताओ कि मैं फिर किस कमरे में रहने वाली हूँ, या फिर मेरे लिए कोई कमरा है या नहीं? इसके बाद चरण आरोही को एक बड़े से बेडरूम में ले गया, जिसे बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। आरोही का सारा सामान भी उसी कमरे में रखा हुआ था। चरण वहां से चला गया। आरोही थक चुकी थी। उसने नहाने का फैसला लिया। जैसे ही वो बाथरूम से निकलकर अपने कमरे में आई, अचानक से विक्रम उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ। दरअसल बेडरूम में आरोही को ना देखकर वो उसे बाथरूम में ढूंढने गया था। दोनों एक बार फिर से इतने करीब आ गए थे। एक दूसरे के बदन की खुशबू उन्हें पागल कर रही थी। खासकर विक्रम पर तो नशा सा छा रहा था। आरोही ने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर फिसल गया। फिर विक्रम ने कुछ ऐसा किया जिसे आरोही ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आरोही को संभालने के चक्कर में विक्रम ने खुद पर से अपना कंट्रोल खो दिया। दूर हो जाओ मुझसे। मैं तुम जैसी चालू लड़कियों की सारी चालबाजियों से वाकिफ हूं, इसलिए तुम मुझे अपने ये सेड्यूसिंग ट्रैप में फंसा नहीं पाओगी, समझी? किस आपने किया है? मैंने नहीं। वैसे आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? डिनर के लिए बुलाने आया था। चलो। मैं आ रही हूँ, आप चलिए। वैसे परफेक्ट बहू बनने का नाटक मैं कर रही हूँ, तो आप परफेक्ट हस्बैंड बनने का नाटक क्यों कर रहे हैं? वो भी जब आपकी माँ काशी गई और आपके सारे नौकर गुंगे और बहरे हैं। 100 दिनों के लिए तुम बस मेरी एक जिम्मेदारी, इसलिए आया था। इसका कुछ और मतलब निकालने की जरूरत नहीं है, समझी? जब तक आरोही डिनर करने पहुंची, तब तक विक्रम लगभग अपना खाना खा चुका था। थोड़ी देर बाद ही वो डिनर टेबल से उठ खड़ा हुआ। तभी आरोही का सेल फोन बजा। हेलो, कल का लंच मेरी तरफ से। किस खुशी में? अरे यार, मेरी जो गांव की जमीन थी ना, वो फाइनली बिक गई है और मुझे बहुत सारे पैसे आए हैं। और तू भी तो मेरी अच्छी दोस्त है, तो बस तेरे साथ लंच करने का मन करा। ठीक है, आ जाऊंगी। और मोहित को भी बुला लो। तू पागल है क्या? पागल मैं नहीं, तू है, जो तुझे इतने टाइम से पता नहीं कि वो तुझसे कब से और कितना प्यार करता है। मेरी शादी हो गई है। हाँ हाँ, मुझे पता है तेरी शादी हो गई है, और मुझे ये भी पता है कि तुझसे ये शादी जबरदस्ती करवाई गई है। रिश्ता तो अनन्या के लिए आया था ना, लेकिन तेरी खूसड़ सौतेली माँ ने तेरे को उस अपाहिज और बदसूरत इंसान के साथ बांध दिया, जो मरने वाला है। मेरे पति के बारे में ऐसे मत बोल प्लीज। ओह गॉड। अच्छा, पति देव। देख, मैं तेरी दोस्त हूँ। मैं तेरे को बता रही हूँ कि विक्रम का कोई भरोसा नहीं है। वो कभी भी मर सकता है, और जिंदगी इतनी लंबी है, कैसे जिएगी अपने आप? ऊपर से तेरी सौतेली माँ, बहन और घटिया बाप। तू एक काम कर, तू ना बस मोहित के बारे में सोच। देख, तू मोहित को बुला लेना, लेकिन मैं नहीं आऊंगी। तुम दोनों साथ में लंच कर लेना, ठीक है? अरे यार, तू तो बुरा मान गई यार। अच्छा ठीक है, नो मोहित, सिर्फ तू और मैं। कल आ जाइयो हार्ट ऑफ इटालियंस में 1 o'clock। ओके बाबा, ठीक है। आरोही अगले दिन ठीक 1 बजे हाउस ऑफ इटालियंस पहुंच गई। पूजा आरोही को लेकर अपने रिजर्व टेबल तक पहुंची तो वहां एक प्रेमी जोड़ा खुले आम रोमांस करने में लगा हुआ था। इसलिए आरोही ने उन्हें टोकते हुए कहा,
अभी आप लोगों का हो गया हो तो ये टेबल खाली कर दीजिए, अभी हमारी बुकिंग है। और इतना सुनते ही वो प्रेमी जोड़ा अलग हुआ, लेकिन जैसे ही उनके चेहरे पर आरोही की नजर पड़ी तो मानो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वो चौंकते हुए बोल पड़ी, उत्कर्ष, साक्षी, तुम लोग? हाँ तो इसमें चौंकने वाली क्या बात है? हम तो यहाँ हर हफ्ते आते हैं। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्योंकि इस जगह आने की तुम्हारी औकात तो है नहीं। साक्षी आरोही की चचेरी बहन थी, जबकि उत्कर्ष आरोही का पहला प्यार। उन दोनों की सगाई भी होने वाली थी, लेकिन सगाई से एक दिन पहले आरोही ने उसे साक्षी के साथ रोमांस करते पकड़ लिया था, जिसके बाद उनकी सगाई टूट गई थी और तब से उत्कर्ष और साक्षी साथ थे। इंसान को ना सिर्फ अपनी औकात की सोचनी चाहिए, दूसरों की नहीं। अब तुम लोग का हो गया हो ना तो फटाफट यहाँ से निकलो। दिस इज आवर टेबल, हमने रिजर्व की है। मैनेजर ने उत्कर्ष और साक्षी को टेबल खाली करने को कहा तो उत्कर्ष भड़क उठा। तू मुझे यहाँ से उठ के जाने को कह रहा है? मुझे भूल गया है क्या? महीने में 10 बार से ज्यादा आता हूँ यहाँ पे, लाखों रुपए खर्च करता हूँ। क्या चाहते हैं, यहाँ आना बंद कर दूं मैं? मैनेजर ऐसा कीमती ग्राहक गंवाना नहीं चाहता था। मैम आप मेरे साथ आइए, मैं आपको इससे भी बेहतर टेबल देता हूँ। हमने ये टेबल बुक कराई है, हम यही बैठेंगे। आपको सच का साथ देना चाहिए और आप हमें ही बोल रहे हैं। ये टेबल हमने रिजर्व की हुई है, इन्हें कोई और टेबल दे दीजिए ना। आप दोनों नहीं मानोगे मतलब? क्या मतलब? अभी समझाता हूँ। सिक्योरिटी! लेकिन इससे पहले कि वो सुरक्षा गार्ड आरोही और पूजा को छू भी पाते, वहां एक भारी भरकम आवाज गूंजी। क्या हो रहा है यहाँ? आरोही ने पलटकर देखा तो उसकी आंखें बाहर आ गई, क्योंकि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि विक्रम की थी और उसके बगल में खड़ी थी आरोही की बहन अनन्या। विक्रम ने मैनेजर को बुलाया, जो विक्रम के डर से मानो कांप रहा था। तभी अनन्या ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आरोही के कानों में जोर की हलचल पैदा हो गई। राजवीर, इसमें सदाकांत की क्या गलती थी? ये आरोही और साक्षी दोनों मेरी बहन हैं और उनकी बचपन से कभी नहीं बनी। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। अनन्या के मुंह से विक्रम की जगह राजवीर सुनकर आरोही और भी हैरान हो गई। फिर विक्रम ने वहां खड़े एक वेटर से कहा, आज से तुम यहाँ के नए मैनेजर और यहाँ सबके लिए एक समान रूल्स है। इसके बाद जहां विक्रम अनन्या के साथ वीआईपी सेक्शन में चला गया, वहीं साक्षी और उत्कर्ष से खाली कराई गई टेबल पर पूजा और आरोही खाना खाने लगे। लेकिन साक्षी और उत्कर्ष वहां से गए नहीं थे। वो भला आरोही को सबक सिखाए बिना कैसे जा सकते थे? जब अपना लंच खत्म करके आरोही बाथरूम गई तो उत्कर्ष ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक जोर का मुक्का पड़ा, जिसके 2 दांतों के साथ साथ वो खुद भी जमीन पे जा गिरा। ये मुक्का उसे विक्रम ने मारा था, जो उसे और भी मारना चाहता था, लेकिन आरोही ने उसे रोक लिया। आरोही ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। विक्रम भौचक्का रह गया, जबकि मौका देख के उत्कर्ष तूफान की तरह वहां से भाग खड़ा हुआ। विक्रम ने उसे घूरा तो वो असहज हो गई और उसे लगा कि उसे वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन उसने जैसे ही वहां से निकलने की कोशिश की, उसका पैर फिसल गया और एक पल के लिए उसे लगा कि वो इतना जोर से गिरने वाली है कि उसका सर ही फट जाएगा। लेकिन तभी विक्रम ने बिजली की फुर्ती दिखाते हुए उसे गिरने से बचा लिया और अब वो लगभग उसकी आगोश में था। और जब ये नजारा अभी अभी वहां पहुंची अनन्या ने देखा तो उसका खून खौल उठा, लेकिन अनन्या का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो तुरंत आरोही के पास पहुंच गई। शर्म नहीं आई तुझे अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के साथ ये सब करते हुए? हाँ, इसके बाद मेरे राजवीर के आसपास तू दिखी ना तो तेरे पति को रिकॉर्ड करके सब भेज दूंगी और उसके बाद पति चाहे जैसा भी हो, अपनी पत्नी के काले कारनामे देखकर तुम्हें फांसी पे लटका ही देगा, समझी? राजवीर, फोन निकाल, रिकॉर्ड कर और भेज दे मेरे पति। ये देखते ही अनन्या गुस्से, जलन और डर से भर गई, क्योंकि विक्रम ने आरोही के इस कदम का विरोध भी नहीं किया। अनन्या ने खुद से बात करते हुए कहा, राजवीर कहीं आरोही के चक्कर में तो नहीं फंस गया? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं किसी भी सूरत में ये होने नहीं दे सकती। और अगर ऐसा हो गया तो मेरे हाथ से एक अमीर प्रेमी नहीं होंगी मैं सिर्फ,
बल्कि आरोही राजवीर को ये भी बता देंगी कि उस रात कमरे में मैं नहीं आरोही थी उसके साथ। अगर राजवीर को ये पता लग गया तो वो मुझे मौत से भी बदतर सजा देगा, क्योंकि मैंने उसे खुद बताया था कि उस दिन होटल इंपीरियल में मैं उसके साथ थी। अनन्या नहीं चाहती थी कि विक्रम को पता चले कि उस रात वो उस कमरे में आरोही और विक्रम के जाने के बाद आई थी और वहीं उसे राजवीर की अंगूठी मिली थी। उसने जिंदगी में कभी इतनी कीमती अंगूठी नहीं देखी थी। अगले ही दिन वो उसे बेचने बाजार में निकल पड़ी थी। ये अंगूठी आपके पास कैसे आई? ये तो मालूम है बहुत कीमती है, मुझे मेरे प्रिंस ने दी थी, मतलब मेरा बॉयफ्रेंड, और कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो अंगूठी बेच देना, बहुत ज्यादा पैसे आएंगे जिससे जिंदगी ऐश से कटेगी। तो बताइए क्या कीमत दोगे आप इस अंगूठी की? अनन्या ने ये बातें बड़ी सहजता से बोली थी। ये सोचकर शायद सुनार को यकीन हो जाए कि उसने ये अंगूठी चुराई नहीं है, लेकिन सुनार एक पल को भी ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि वो सच बोल रही है। उसे अब डर लगने लगा कि कहीं सुनार उसे चोर समझकर पुलिस न बुला ले, जो वो किसी भी सूरत में नहीं चाहती थी। इसलिए उसने एक झटके से वो अंगूठी सुनार से वापस छीन ली और कहा, खैर छोड़िए, मुझे नहीं लगता आपकी दुकान में इतने पैसे हैं कि अंगूठी खरीद सके आप। मैं कहीं और दुकान में पूछूंगा, शुक्रिया। इसके बाद अनन्या वहां से निकल गई, लेकिन अब उसके कदम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहती थी, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि सुनार ने जरूर पुलिस को कॉल किया होगा। लेकिन इससे पहले कि वो कोई ऑटो या टैक्सी ले पाती, एक बड़ी लग्जरी कार ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया, जिसमें से अगले ही पल एक महिला उतरी जिसने एक महंगा सूट पहना हुआ था। हेलो मिस, मेरा नाम शनाया है। क्या आप बता सकती हैं कि जो अंगूठी अभी आप बेचने की कोशिश कर रही थी वो आपको कहाँ से मिली? ये सुनते ही अनन्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो अब समझ चुकी थी कि शायद इस अंगूठी ने उसको बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया है। इसलिए उसने अंगूठी निकाली और शनाया की ओर बढ़ाते हुए गिड़गिड़ाने लगी। देखिए, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अंगूठी चोरी नहीं की है। मुझे अंगूठी उस दिन होटल इंपीरियल के कमरे में मिली थी। आप चाहे तो अंगूठी रख लीजिए, बट मेरी जान बख्श दीजिए प्लीज। क्या सच में अनन्या ने वो अंगूठी नहीं चुराई थी? क्या हुआ था उस रात होटल इंपीरियल में? आखिर कैसे पहुंची होटल के कमरे में आरोही? क्या है उस अंगूठी का राज? क्यों जी रहा विक्रम दोहरी जिंदगी, कभी विक्रम और कभी राजवीर बनकर? क्या है राज विक्रम के घिनौने चेहरे का? ऐसे और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।